जेठ का महीना था और आसमान से मानो आग के गोले बरस रहे थे। पूरे गांव में भयंकर लू चल रही थी। गांव के जो अमीर और रईस लोग थे वो अपने बड़े बड़े पक्के मकानों में बिजली के ठंडे पंखों और वातानुकूलन यंत्रों की ठंडी हवा के बीच आराम से दिन बिता रहे थे। लेकिन उसी गांव के एक सुनसान कोने में एक कच्ची और टूटी फूटी झोपड़ी थी जो अंदर से किसी सुलगती हुई भट्टी की तरह तप रही थी। ये झोपड़ी दीनानाथ नाम के एक बेहद गरीब इंसान की थी। दीनानाथ के परिवार में उसकी धर्मपत्नी सुमति, 11 साल का बेटा मोहन और 8 साल की एक मासूम बेटी चंदा थी। दीनानाथ के पास अपनी खुद की कोई जमीन या जायदाद नहीं थी। उसके पूर्वज हलवाई थे और समोसे बनाने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। दीनानाथ के हाथों में भी वही पुश्तैनी जादू था, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था और उसके पास खुद की दुकान खोलने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। दीनानाथ गांव के सबसे मशहूर और लालची इंसान सेठ करोड़ीमल के बड़े जलपान गृह होटल में समोसे बनाने का काम करता था। सेठ करोड़ीमल बहुत ही चालाक था। वो मजदूरों को काम पर रखने से पहले परख लेता था कि किसके आगे पीछे कोई नहीं है, ताकि वो उसे अपना मोहरा बना सके और उसका खून चूस सके। दीनानाथ की बेबसी सेठ का सबसे बड़ा हथियार थी। सुबह हुई। झोंपड़ी में इतनी उमस थी कि सांस लेना भी भारी हो रहा था। दीनानाथ की आंख खुली। उसने देखा कि उसकी पत्नी और दोनों मासूम बच्चे पसीने से लथपथ, गर्मी से बेहाल होकर जमीन पर सो रहे हैं। उनके पास हवा करने के लिए एक हाथ वाला टूटा पंखा तक नहीं था। हे मेरे भगवान, कब तू मेरे दिन बदलेगा? देख मेरे इन मासूम बच्चों को, बिना किसी ठंडे पंखे के इस भयंकर गर्मी में कैसे तड़प रहे हैं ये। इनका पूरा शरीर पसीने और घमौरियों से भरा हुआ है। हे ईश्वर, तू मेरे लिए भले ही कुछ मत करना, मुझे जीवन भर इस आग में जलाना, लेकिन मेरे परिवार के दिन अच्छे कर दे मेरे मालिक। इन्हें इस गर्मी के कहर से बचा ले। दीनानाथ ने अपने आंसू पोंछे और अपनी पत्नी को आवाज दी, सुमति, ओ सुमति, उठ जाओ भाग्यवान, सुबह हो गई है। जी, बस अभी उठती हूँ। आप जाकर अंदर नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चूल्हे पर कुछ खाने को बना देती हूँ। सुमति ने जैसे तैसे पसीने में नहाते हुए चूल्हे पर खाना बनाया। दीनानाथ ने सूखी सब्जी के साथ एक रोटी खाई और काम के लिए निकल पड़ा। सेठ करोड़ीमल अपने होटल के दरवाजे पर खड़ा अपनी सोने की घड़ी देख रहा था। वो बस इसी ताक में रहता था कि दीनानाथ कोई गलती करे और उसकी दिहाड़ी काट ले। 7 बज गए, अभी तक वो भिखारी दीनानाथ नहीं आया। अरे वाह, 7:02, 7:03, बस मिल गया मुझे बहाना। आज ये गरीब 3 मिनट देरी से आया है। आज तो मैं इसे ऐसा सुनाऊंगा कि इसकी रूह कांप जाएगी और इसके पैसे भी काट लूंगा। तभी दीनानाथ हाफता हुआ और पसीना पोंछता हुआ होटल पहुंचा। आ गए ना नवाबजादे, तुम्हारे बाप दादा का होटल है क्या ये, जो जब मन किया तब आओगे और जब मन किया तब जाओगे? पूरे 3 मिनट की देरी से आया है तू। अगर इन 3 मिनटों में कोई ग्राहक आकर खाली हाथ लौट जाता तो उसका जो नुकसान होता वो क्या तेरा बाप भरता? मैं वो सारे पैसे तेरी दिहाड़ी में से वसूल लेता, समझ गया? अरे नहीं सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज गर्मी इतनी ज्यादा थी कि चलते चलते सांस फूलने लगी और चक्कर आने लगे, इसी वजह से थोड़ी सी देरी हो गई मालिक। अच्छा, दुनिया भर की गर्मी बस तेरे को ही लगती है? मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे तो कोई गर्मी नहीं लग रही। एक चप्पल निकाल कर मुंह पर मारूंगा ना तो सारी गर्मी भाग जाएगी तेरी। जा चुपचाप अंदर, जल्दी से भट्टी जला और 2 घंटे के अंदर मुझे उबले हुए आलू और गर्मा गर्म समोसे तैयार चाहिए। जी सेठ जी, मैं अभी जा रहा हूँ मालिक, तुरंत बनाता हूँ। दीनानाथ होटल के सबसे पीछे वाले एक छोटे और अंधेरे कमरे में गया। वहाँ एक बड़ी सी भट्टी रखी थी। भट्टी के ऊपर धुआं निकालने वाला पंखा लगा तो था, लेकिन सेठ उसे चलाने नहीं देता था। दीनानाथ ने भट्टी में आग लगाई। आग लगते ही कमरे का तापमान किसी ज्वालामुखी की तरह बढ़ गया। दीनानाथ का पूरा शरीर पसीने से नहा गया। उसने सबसे पहले एक बड़े बर्तन में आलू उबलने के लिए रखे। दूसरी तरफ उसने एक बड़ी सी परात ली। उसमें उम्दा किस्म का मैदा डाला। फिर थोड़ा सा नमक, अजवाइन और तेल डालकर अपने हाथों से मैदे को गूंथना यानी सानना शुरू किया। जब मैदा सनकर तैयार हो गया तो उसने उबले हुए आलूओं को बाहर निकाला, छिलके उतारे और आलूओं को मसलकर उनका भरता बनाया। फिर उसमें उसने धनिया, जीरा, गरम मसाला और कई तरह के स्वादिष्ट मसाले मिलाकर भरते को अच्छे से भून लिया।
मैदे की छोटी छोटी लोहियां बनाकर उन्हें बेला, चाकू से बीच में काटा और तिकोना आकार देकर उसमें मसालेदार आलू का भरता भर दिया। एक एक करके उसने सैकड़ों कच्चे समोसे एक बड़ी सी थाली में सजा दिए। इसके बाद उसने भट्टी पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई रखी, उसमें तेल डाला और समोसे तलने लगा। समोसों की लाजवाब खुशबू पूरे होटल में फैल गई। कमरे में भयंकर धुआं और गर्माहट भर गई थी। दीनानाथ की सांस घुटने लगी। उसने सोचा कि सेठ जी से बोलकर वो धुआं निकालने वाला पंखा चालू करवा ले। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, पसीना आंखों में जा रहा है। मैं सेठ जी से पंखा चलाने की विनती करता हूँ। दीनानाथ बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन उसे सेठ का नियम याद आ गया। सेठ ने साफ हिदायत दी थी कि वो कभी बाहर ग्राहकों के सामने नहीं आएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर आने की? मैंने तेरे को कितनी बार बोला है कि तेरे को कोई भी काम रहेगा तो दरवाजे पर 2 बार हाथ मारना। मैं समझ जाऊंगा। तू अपनी ये मनहूस शक्ल बाहर आकर मेरे किसी भी ग्राहक को मत दिखाना। अगर किसी ने तेरी शक्ल देख ली और मेरे होटल में आना बंद कर दिया तो तेरी खैर नहीं, तुझे हमेशा के लिए जेल भिजवा दूंगा। ये याद आते ही दीनानाथ डर गया। उसने दरवाजे पर 2 बार हाथ से खटखट किया। सेठ अंदर आया। सेठ, हाँ बोल, क्या हुआ? सेठ जी, अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, पूरा धुआं भर गया है, दम घुट रहा है। आप कृपा करके वो धुआं निकालने वाला पंखा चालू कर दीजिए ताकि थोड़ी गर्मी बाहर निकल जाए। ये जो मेरा हाथ देख रहा है ना, एक थप्पड़ मारूंगा ना तो सारा दम घुटना बंद हो जाएगा। अच्छा, तुझे पंखा चलाना है? ठीक है, मैं चालू कर देता हूँ, लेकिन सुन, मैं तेरे रोज की दिहाड़ी में से पूरे 200 रुपए काट लूंगा। बोल, मंजूर है? इस पंखे का बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? काम करना नहीं है, बस नखरे और बहाने करवा लो। अगर दोबारा इसके बारे में बात की ना तो सीधे मजदूरी काट लूंगा। नहीं सेठ जी, रहने दीजिए, मैं ऐसे ही काम कर लूंगा, आप पंखा मत चलाइए। तो चल चुपचाप काम कर, और सुन, जैसे ही सारे समोसे बन जाएं, दरवाजे पर 2 बार हाथ खटखटा देना। सेठ बाहर आ गया। उसका होटल बहुत ही बड़ा था और उसने बाहर ग्राहकों के बैठने के लिए ठंडी हवा देने वाली मशीनें यानी एसी लगवा रखी थीं। गांव के लोगों को लगता था कि सेठ खुद समोसे बनाता है। सेठ ने बाहर एक बहुत बड़ा झूठ फैला रखा था। अरे सेठ करोड़ी मल, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। क्या गर्मा गर्म और स्वादिष्ट समोसे बनाते हो तुम। ऐसा स्वाद तो पूरे देश में कहीं नहीं मिलता। सेठ, अरे ठाकुर साहब, ये सब मेरी मेहनत है। ये सारे समोसे मैं अपने इन पवित्र हाथों से खुद बनाता हूँ, और ये स्वाद ऐसे ही नहीं आता। इसके लिए मैं विदेश से मैदा मंगवाता हूँ। डॉलर खर्च करके पानी के जहाज से ये मसाला यहाँ आता है, जो इस देश में मिलता ही नहीं है। इसीलिए तो मेरे समोसे इतने स्वादिष्ट हैं। वाह सेठ जी वाह, तभी तो हम सोचते हैं कि आपके समोसों में विदेशी खुशबू आती है। चलिए, मेरे लिए भी 2 गर्मा गर्म समोसे लगा दीजिए। बाहर लोग ठंडी हवा में समोसे खाकर आनंद लेते थे और अंदर दीनानाथ तपती भट्टी के पास पसीने से भीगता हुआ मेहनत करता था। दोपहर हो गई थी। दीनानाथ को भयंकर भूख लगी थी। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया। सेठ अंदर आया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह से बस 1 रोटी खाई थी। क्या मैं बाहर ठंडी हवा के बीच बैठकर बस 2 समोसे खा सकता हूँ? क्या तू बाहर जाएगा? मैंने कहा था ना कि तू मेरी किसी भी ग्राहक को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। हाँ, अगर तुझे खाना ही है तो तू खा सकता है, लेकिन सुन, आज मैं तुझे पूरे दिन भर की पगार में से 1 रुपया भी नहीं दूंगा। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए। इतनी भयंकर गर्मी में मैं बीमार पड़ जाऊंगा। चुप कर, तुझे पैसे चाहिए तो काम कर, नहीं तो मत कर। तेरे जैसे बहुत कुत्ते लगे हैं मेरे पीछे काम मारने के लिए। और सुन, मैं बाहर जा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मेरे पीठ पीछे तू चपड़ चपड़ करके समोसे खाने लग जाए। तुझे याद है ना वो कसम जो मैंने तुझे पहले दिन खिलाई थी? हाँ सेठ जी, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं आपसे बिना पूछे एक भी समोसा नहीं खाऊंगा। सेठ बहुत चालाक था। जब उसने दीनानाथ को काम पर रखा था तो उसे उसके बच्चों की कसम खिलाई थी। पहले तू अपनी बेटी चंदा और मोहन की कसम खा कि तू मुझसे बिना पूछे चोरी छिपे एक भी समोसा नहीं खाएगा, नहीं तो मैं तुझे काम पर नहीं रखूंगा। मैं अपनी बेटी और बेटे की कसम खाता हूँ सेठ जी कि मैं बिना आपसे पूछे आपके होटल का एक टुकड़ा भी नहीं खाऊंगा। नरेटर, सेठ जानता था कि दीनानाथ अपने बच्चों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और वो कसम कभी नहीं तोड़ेगा। सेठ उसे भूखा रखकर मजे लेता था। एक समोसे की कीमत 15 रुपए है। अगर ये खा लेगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। सेठ यही सोचता था। रात हो गई थी। जब सारे ग्राहक चले गए तब दीनानाथ बाहर आया। सेठ जी, मेरा सारा काम खत्म हो गया है। कृपया मुझे मेरे दिन भर की दिहाड़ी के 400 रुपए दे दीजिए। ठीक है, ये ले तेरे 400 रुपए।
आज मेरा मन खुश है, इसलिए आज मैं तेरी दिहाड़ी में से कोई पैसा नहीं काट रहा हूँ। जा यहाँ से और मुझ पर उपकार मान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। दीनानाथ बाजार गया। उसने 50 रुपए की सब्जी और 10 रुपए का दूध लिया। बाकी पैसे उसने अपनी पत्नी सुमति को दे दिए। उस रात उन्होंने खाना खाया। उनका परिवार केवल इसीलिए जिंदा था क्योंकि सरकार की तरफ से हर 2 महीने में गरीबों को मुफ्त राशन यानी गेहूं और चावल मिलता था। रात को जब बच्चे सो गए तो दीनानाथ और सुमति बात करने लगे। सुनिए जी, हम ऐसे घुट घुट कर कब तक जिएंगे? हमारे दोनों बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। हमें उनका दाखिला पाठशाला में भी करवाना है, आगे चलकर उनकी शादी भी करनी है। इन सब में बहुत पैसा लगेगा। लेकिन हमारी किस्मत तो देखिए। मुझे तो डर लगता है कि जैसे हम कीड़ों की तरह जी रहे हैं, कहीं हमारे बच्चों के नसीब में भी यही गरीबी ना लिखी हो। तुम चिंता मत करो सुमति, मैं दिन रात एक कर दूंगा। जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तुम सो जाओ। अगली सुबह जब दीनानाथ काम पर जाने लगा तो उसके बच्चे उसके पास आए। पिताजी, रात को बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है, बहुत सारे मच्छर काटते हैं। मैं इस गर्मी से नहीं बच पाऊंगी पिताजी। मेरे लिए एक छोटा सा हवा देने वाला पंखा ला दीजिए ना। हाँ पिताजी, देखिए मेरे हाथ कितने सूज गए हैं मच्छरों के काटने से। आप कम से कम एक मच्छरदानी ही ला दीजिए पिताजी, हम बहुत परेशान हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं रोज रोज पैसे जोड़ रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया पंखा और मच्छरदानी लेकर आऊँगा। अभी मेरे दिन थोड़े बुरे चल रहे हैं, इसीलिए मैं मजबूर हूँ, लेकिन तुम्हारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। चलो अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो ताकि तुम्हारे पिता का मन काम में काम से निकाल दूंगा। उठ। दीनानाथ कांपते हुए हाथों से फिर से समोसे बनाने लगा, लेकिन कुछ ही देर में बुखार और गर्मी ने उसके शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया। उसे लगा कि अब वो भट्टी में गिरकर मर जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए दीनानाथ ने सेठ के सारे नियम तोड़ दिए। वो अंधेरे कमरे से निकलकर पसीने और कालिक से पुता हुआ सीधा बाहर ठंडी हवा वाली जगह एसी रूम में ग्राहकों के सामने आ गया। उसे देखकर सेठ करोड़ीमल का खून खौल उठा। मेरे पास आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे सेठ जी, ये फटे पुराने कपड़ों वाला पसीने में नहाया हुआ आदमी कौन है आपके होटल में? अरे ठाकुर साहब, ये तो बस झाड़ू पोछा लगाने वाला एक मजदूर है। यहाँ मक्खी मच्छर बहुत हो गए थे तो मैंने इसे साफ सफाई के लिए रखा है। अच्छा जी अच्छा, हमें तो लगा कि कहीं ये समोसे तो नहीं बनाता, लेकिन इसे देखकर लगता नहीं कि इसे कुछ आता जाता होगा। सेठ ने दीनानाथ का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वापस भट्टी वाले अंधेरे कमरे में ले गया। दीनानाथ को जोर से एक थप्पड़ मारते हुए, तेरी ये जुर्रत, तूने अपनी ये मनहूस शक्ल बाहर जाकर लोगों को कैसे दिखाई? अगर उन्हें सच्चाई पता चल जाती तो मेरा क्या होता? दीनानाथ, मुझे माफ़ कर दीजिए सेठ जी, मेरा शरीर छूकर देखिए, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मुझसे अब खड़ा नहीं हो पा रहा है, मुझे आराम की ज़रूरत है सेठ जी। अच्छा, आराम चाहिए तो जा यहाँ से। आज के बाद तेरी नौकरी गई और आज के तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। निकल मेरे होटल से। नौकरी जाने का नाम सुनते ही दीनानाथ के सामने अपने बच्चों के भूखे चेहरे आ गए। अगर ये नौकरी गई तो गांव में उसे कोई काम नहीं मिलेगा। उसके बच्चे उस गर्मी में घुट घुट कर मर जाएंगे। नहीं सेठ जी, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं काम करूंगा, बस मुझे कोई बुखार की दवाई दे दीजिए जिससे मैं खड़ा रह सकूं। सेठ को डर था कि अगर दीनानाथ चला गया तो उसके स्वादिष्ट समोसे कौन बनाएगा। सेठ ने कोई एक अनजान सी गोली यानी दवाई निकाली और दीनानाथ को दे दी। ये ले दवाई, इसे खा और चुपचाप काम पर लग जा। दीनानाथ ने वो दवाई खाई और टूटते हुए शरीर के साथ रात तक समोसे बनाता रहा।
जब रात हुई तो सेठ ने उसे 400 की जगह सिर्फ 200 रुपए दिए। सेठ जी, यह तो सिर्फ 200 रुपए हैं, इतने में मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? यह तेरी सजा है जो तूने आज बाहर आकर अपनी शक्ल दिखाई। तुझे पता है गांव में बाकी लोगों को सिर्फ 300 रुपए मिलते हैं, मैं तुझे 400 देता था। लेना है तो ले, वरना ये भी नहीं दूंगा। दीनानाथ रोते हुए वो 200 रुपए लेकर घर आ गया। उसने अपने परिवार से अपनी बीमारी छिपाई ताकि वो परेशान ना हो। उसने ठान लिया था कि वो जैसे तैसे पैसे जोड़कर अपने बच्चों के लिए एक पंखा लाएगा। लगातार 1 महीने तक खून पसीना बहाकर और अपना पेट काटकर आखिरकार दीनानाथ ने अपने बच्चों के लिए 4000 रुपए इकट्ठे कर लिए। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो आज शहर जाकर बच्चों के लिए एक बिना बताए लाया गया तोहफा यानी एक शानदार पंखा लेकर आएगा। दीनानाथ बहुत खुश था। उसकी जेब में खून पसीने से जोड़े हुए 4000 रुपए थे। उसने मन ही मन सोचा कि आज वो अपने बच्चों के लिए एक बिना बताए लाया गया तोहफा यानी एक शानदार पंखा लेकर जाएगा। मजदूरी खत्म होने के बाद वो सीधे शहर की एक बड़ी सी पंखे की दुकान पर पहुंचा। राम राम भाई साहब, मुझे अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया हवा देने वाला पंखा और एक अच्छी सी मच्छरदानी चाहिए, क्या आपके पास मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन देख भाई, मेरी इस दुकान पर कोई चालू या मामूली कंपनी का सामान नहीं मिलता। अगर तुझे कोई सस्ता और मामूली पंखा चाहिए तो तुझे शहर के दूसरे कोने में जाना पड़ेगा। मेरे पास तो सिर्फ बेहतरीन और पक्की वारंटी वाले पंखे ही मिलते हैं जो कम से कम 6000 रुपए से शुरू होकर 12000 रुपए तक आते हैं। बाप रे, 6000 रुपए, इतना महंगा? भाई साहब, मेरे पास तो बस 4000 रुपए ही हैं, क्या इतने में कोई अच्छा सा पंखा नहीं आ जाएगा? अरे नहीं भाई, मैं मामूली सामान बेच दूंगा, कल को वो खराब हो जाएगा तो तू मेरे ही सिर आकर बैठेगा। मेरे यहाँ जो 6000 वाला पंखा है उसमें पूरे 2 साल की गारंटी मिलेगी। जब 6000 रुपए पूरे हो जाएं तब आकर ले जाना। दीनानाथ का दिल टूट गया। वो निराश होकर घर लौट आया और उसने वो 4000 रुपए वापस अपनी पत्नी सुमति को दे दिए और कहा कि जब 6000 रुपए हो जाएंगे तब वो शहर जाकर पंखा लाएगा। अगले दिन होटल में काम करते समय दीनानाथ ने सुना कि सेठ करोड़ीमल गल्ले पर खड़े होकर किसी आदमी से बात कर रहा है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बढ़िया पंखा चाहिए ना? मैं शहर से अपने जान पहचान वाले से 2500 से 3000 रुपए के बीच में पूरे 2 साल की गारंटी वाला बढ़िया पंखा मंगवा दूंगा। बस 200-300 रुपए यहाँ तक लाने का किराया अलग से लगेगा। ये सुनकर दीनानाथ के मन में आस जगी। शाम को छुट्टी के समय वो सेठ के पास गया। सेठ जी, मेरे बच्चे गर्मी से बहुत बेहाल हैं, क्या आप मेरे लिए भी शहर से वो 2500-3000 रुपए वाला पंखा मंगवा देंगे? मैं अपने बच्चों को खुश करना चाहता हूँ। अरे गरीब, तेरी तो हवा निकल रही है, इतने पैसे हैं क्या तेरे पास? मेरे भरोसे मत रहना, मैं अपनी जेब से 1 रुपए नहीं दूंगा। नहीं सेठ जी, मैंने पैसे जोड़कर रखे हैं, मेरे पास 4400 रुपए इकट्ठे हो गए हैं। वाह, 4400 रुपए, ये पैसा तो खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। मुझे इसे अपने जाल में फंसाना होगा। देख दीनानाथ, आज मेरा दिमाग बहुत शांत है और मैं दिल से तेरे बारे में सोच रहा हूँ। तू इतनी भयंकर गर्मी में पंखे का क्या करेगा? तू अपने बच्चों के लिए सीधा ठंडी हवा की मशीन क्यों नहीं मंगवा लेता? बाप रे, ठंडी हवा की मशीन? सेठ जी, वो तो अमीरों के नसीब में होती है, मेरे पास इतने पैसे कहाँ? अरे तू मेरी बात तो सुन, जो मशीन मैं तेरे लिए लाऊंगा उसकी पूरे 10 साल की गारंटी होगी। वैसे तो वो मशीन 20 से 25 हजार की आती है, लेकिन मैं तुझे सिर्फ 10,000 रुपए में दिलवा दूंगा। सोच, जब तेरे घर में वो मशीन लगेगी तो पूरे गांव में मेरा भी नाम रोशन होगा। और सुन, अगर तूने वो पैसे मेरे पास जमा किए तो मैं अपनी तरफ से तुझे 2 मच्छरदानियां, तेरे बच्चों के लिए नए कपड़े और 2 महीने का मुफ्त राशन भी दूंगा। सच्ची सेठ जी, आप इतना कुछ देंगे? ठीक है, मैं आपके पास ही पैसे जमा करूंगा। मेरी रोज की 400 रुपए की दिहाड़ी है ना, आप उसमें से रोज 200 रुपए काट लिया करना और 200 मुझे दे दिया करना। दीनानाथ सेठ के मीठे जहर में फंस गया। जब उसने घर जाकर सुमति को बताया तो सुमति ने कहा कि सेठ पर भरोसा करना ठीक नहीं है, लेकिन दीनानाथ ने उसकी एक न सुनी। दीनानाथ रोज अपने खून पसीने की कमाई में से 200 रुपए सेठ के पास छोड़ देता। कभी कभी जरूरत ना होने पर वो 300 रुपए भी दे देता। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। सुमति थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, वो रोज एक कॉपी पर हिसाब लिखती थी। सुनिए जी, आज हमारी सेठ जी के पास पूरे 10,000 रुपए पूरे हो गए हैं। जाइए और जाकर बच्चों के लिए वो ठंडी हवा वाली मशीन ले आइए।
दीनानाथ खुशी खुशी सेठ के पास गया। सेठ जी, आज मेरे 10,000 रुपए पूरे हो गए हैं, अब आप वो मशीन विदेश से मंगवा लीजिए। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैंने शहर में आदेश दे दिया है, अब तू जा। दीनानाथ घर आकर बच्चों को बता दिया कि मशीन आने वाली है। बच्चे खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन 1 दिन बीता, 3 दिन बीते, पूरा 1 हफ्ता बीत गया, मशीन नहीं आई। जब दीनानाथ सेठ से पूछता तो सेठ कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता। एक दिन दीनानाथ का सब्र टूट गया। सेठ जी, आज आप मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आपने वो मशीन मंगवाई है या नहीं। मेरे बच्चे गर्मी से तड़प रहे हैं। तेरी इतनी हिम्मत? ले सुन ले सच्चाई, मैंने कोई मशीन नहीं मंगवाई, मैं तेरे पैसे खा गया और तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? क्या सबूत है तेरे पास कि तूने मेरे पास 10,000 रुपए जमा किए थे? जा, आज से तुझे काम से निकालता हूँ। सेठ, तो मुझे काम से क्या निकालेगा? मैं खुद तेरा ये काम छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, भगवान सब देखता है। आज मेरा बुरा दिन है, कल तेरा भी ऐसा ही बुरा दिन आएगा, मेरी बद्दुआ लगेगी तुझे। दीनानाथ रोता हुआ वहां से निकल गया। वो घर जाने के बजाय रास्ते में एक देवी माता के मंदिर के पास जाकर जमीन पर बैठ गया। हे भगवान, तू हमेशा सिर्फ अमीरों का ही साथ क्यों देता है? क्या हम गरीब तेरे लिए मर गए हैं? वो अमीर सेठ हम गरीबों को इतना सताता है, फिर भी तू चुप है। क्या तू भी अमीर गरीब में भेदभाव करता है? रात को दीनानाथ घर पहुंचा। बच्चे सो चुके थे। उसने सुमति को सेठ के धोखे की सारी बात बताई और फूट फूट कर रोने लगा। सुनिए जी, हिम्मत मत हारिए, रोने से कुछ नहीं होगा। अब हमें कुछ करना होगा। हम अपने इस घर के बाहर ही खुद की समोसे की दुकान खोलेंगे। पूरे गांव को लगता है कि वो समोसे सेठ बनाता है, लेकिन जब लोग हमारे समोसे खाएंगे तो खुद ब खुद जान जाएंगे कि असली स्वाद कहाँ है। अरे सुमति, न हमारे पास ठेला है, न कढ़ाई है, न गैस चूल्हा है, हम दुकान कैसे खोलेंगे? आप चिंता मत करिए, पास के गांव में मेरी सगी बहन रहती है, मैं कल उसके पास जाकर मदद मांगूंगी। हमारे परिवार की जान बचाने के लिए मुझे हाथ भी फैलाना पड़ा तो मैं फैलाऊंगी। अरे सुमति, तू तो मेरी सगी बहन है। बचपन में तू मुझे अपने सारे खिलौने दे देती थी। आज मेरा वक्त है तेरी मदद करने का। ये ले पूरे 10,000 रुपए। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन, अभी भावनाओं में बहकर इस पैसे से कोई पंखा या मशीन मत खरीदना। इस पैसे से सिर्फ अपनी दुकान का सामान लाना। जब दुकान चल पड़ेगी तो पंखे भी आ जाएंगे। सुमति पैसे लेकर घर आ गई। दीनानाथ ने 4,000 रुपए में एक बढ़िया सा ठेला बनवाया, 2,000 रुपए में गैस और कढ़ाई ली, 800 रुपए में आलू की बोरियां और मैदा लिया। उनके पास अभी भी 3200 रुपए बच गए थे। दीनानाथ ने अपनी झोपड़ी के ठीक बाहर ठेला लगा लिया। उसने वही मसाले मिलाए और समोसे तलने शुरू किए। खुशबू हवा में फैलने लगी। दूसरी तरफ सेठ करोड़ीमल ने अपने होटल में एक नए आदमी को काम पर रखा था, जिसे समोसे बनाने का अ स भी नहीं पता था। अरे सेठ, थू, ये क्या बकवास समोसे बनाए हैं आज? ना आलू पके हैं, ना मैदा तला हुआ है, ना ही कोई स्वाद है। तू किस बात के पैसे ले रहा है? हमारे पैसे वापस कर अभी के अभी। नए कामगार के समोसे सभी ग्राहकों ने कूड़े में फेंक दिए और अपने पैसे वापस ले लिए। सेठ का सारा माल बर्बाद हो गया। तभी गांव की एक छोटी सी बच्ची दीनानाथ के ठेले पर आई और उसने 2 समोसे लिए। हाँ, धन्यवाद अंकल। जैसे ही उसने समोसा खाया, वो खुशी से उछल पड़ी। अरे, ये तो बिल्कुल वही समोसा है जो सेठ जी के होटल में मिलता था। इतना स्वादिष्ट। बच्ची की बात सुनकर वहां से गुजर रहे गांव वाले भी दीनानाथ के ठेले पर आ गए। जैसे ही उन्होंने समोसे खाए, उन्हें सच्चाई समझ में आ गई। अरे भाइयों, तो इसका मतलब सेठ के उस होटल में ये गरीब दीनानाथ समोसे बनाता था। सेठ में तो इसे सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने वाला बताया था। वो सेठ हम सबको बेवकूफ बना रहा था। देखते ही देखते दीनानाथ के दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ लग गई। और एक लो। सेठ का होटल पूरी तरह सूना हो गया। कोई वहां झांकने तक नहीं जाता था। दीनानाथ ने महज 1 महीने के अंदर 17,000 रुपए की कमाई कर ली। उसने सबसे पहले अपनी साली यानी सुमति के 10,000 रुपए सम्मान के साथ लौटा दिए। बचे हुए पैसों से उसने बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार कंपनी का पंखा और मच्छरदानी खरीदी। सेठ जलने लगा और उसने मन ही मन कहा, इस 2 कौड़ी के गरीब ने मेरी नाक में दम कर दिया है। मेरा पूरा व्यापार ठप्पड़ हो गया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेठ ने शहर से खूंखार गुंडों को बुलाया। सुनो, तुम लोगों को उस दीनानाथ की दुकान में रात के अंधेरे में आग लगानी है। उस पूरी दुकान को राख कर दो। मैं तुम्हें इस काम के लिए पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। रात का गहरा अंधेरा था। गुंडे पेट्रोल के डब्बे लेकर दीनानाथ की दुकान के पास पहुंचे। वो आग लगाने ही वाले थे कि गांव के एक बुजुर्ग चाचा, जो रात को शौच के लिए उठे थे, उन्होंने गुंडों को देख लिया।
चोर चोर आग लगा रहे हैं, जागो गांव वालों, जागो, इस गरीब की मेहनत को जलाने आए हैं ये पापी, जागो। आवाज सुनकर दीनानाथ, सुमति और पूरा गांव लाठी डंडे लेकर बाहर आ गया। चारों तरफ से घिर जाने के कारण गुंडे भाग नहीं पाए। गांव वालों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को बुला लिया। बताओ तुम लोगों को यहाँ आग लगाने किसने भेजा था? सच सच बताओ वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। साहब, हमें सेठ करोड़ीमल ने भेजा था। उसने हमें 1 लाख रुपए दिए थे इस गरीब की दुकान और इसके परिवार को जलाने के लिए, ताकि उसका होटल फिर से चल सके। पुलिस ने तुरंत सेठ करोड़ीमल के होटल और घर पर छापा मारा। वहां पुलिस को सेठ के काले कारनामों, जमीन हड़पने और गरीबों को ठगने के ढेरों सबूत मिल गए। अदालत में जब मामला पहुंचा तो सेठ करोड़ीमल और उसके गुंडों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। वो हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ने चला गया। अमीरी के घमंड में जो गरीबों का पसीना चूसते हैं, वक्त की आंधी में वो सूखे पत्तों की तरह टूटते हैं। ईमानदारी की भट्ठी में जो तपकर सोना बन जाता है, वही इंसान एक दिन अपनी मुकद्दर खुद लिख जाता है। मत कर गुरूर अपनी दौलत पर ए नादान, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज नहीं होती, और जब वो इंसाफ करता है तो पापियों की कोई साज नहीं होती। दोस्तों, आप लोगों से बस मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। पहली बात दोस्तों ये है कि इस पूरे वीडियो में मैंने AI वॉइस का यूज़ किया है। हाँ दोस्तों, मैंने इस पूरे वीडियो में AI वॉइस का यूज़ किया है क्योंकि मेरे पे बैकअप पे कोई भी टीम नहीं है। बाकी दूसरी बात ये है कि ये पूरी वीडियो देखो जो दोस्तों जो आपने देखा, ये मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से बनाया है। तो बस मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे से वीडियो बनाते वक्त कुछ कहीं पे गलती हो गई हो, जैसे कहीं पे बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा होना, या फिर किसी जगह पे जो आपको देखने में लगे कि हाँ ये जगह पे है कि मैंने गलती की हो, दोस्तों प्लीज़ आप लोग बस इतना बता देना कि वीडियो कैसे बना है, तो मैं उस गलती को आने वाली वीडियो में मैं सुधारूंगा, ताकि मैं प्रोफेशनल लेवल का मैं न कि यूट्यूब क्रिएटर बन सकूं। अभी तो दोस्तों मैं यूट्यूब पे नवा क्रिएटर हूं, तो आप लोग दोस्तों सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। बस आप लोग इतना कर देना कि वीडियो देखो, ये जो आपने पूरा वीडियो देखा, जैसे ना कि ये गरीब समोसे वाली जो मैंने बनाई स्टोरी, कि कैसे वो मतलब कि ना गर्मी में देखो कितना काम करता था, समोसे बनाता था, तो वो लास्ट में देखो उसने खुद की दुकान खोली, और उसके बीच में ये जो पूरा स्टोरी लाइन, एनिमेशन, जितना भी कुछ हुआ, ये सारा दोस्तों मैंने अकेले ने बनाया है। तो बस मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि देखो मेरे पे बैकअप में कोई टीम नहीं है, मैं अकेला बनाता हूँ, तो मेरी टीम आप ही हो। तो अगर आप दोस्तों अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तभी यहाँ तक पहुँचे हो, तो बस दोस्तों आप ये इतना ही बता देना कि ये वीडियो गलती तो नहीं हुई, कैसा बना है। अगर दोस्तों वीडियो पूरा क्लियर है, अच्छा बना है दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट में कुछ अच्छा कमेंट कर देना, ताकि मेरे को और भी ज़्यादा मतलब कि हौसला मिलेगा आने वाली वीडियो में बनाने का। बस दोस्तों आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा।